आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में सैलाब का खतरा मजीद बढ़ने लगा। दर्जा हरारत बढ़ने, मानसून में तब्दीली, ग्लेशियर पिघलने से खतरात लाहक हैं। आलमी इदारों ने नए मानसून सीजन से पहले सैलाबी खतरात की निशानदेही कर दी है। यूरोपीय यूनियन, आलमी बैंक, ADB, UN के इश्तराक से असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की गई है। आफात से निमटने के लिए कौमी, सूबाई और जिले सतह पर तैयारियों, सलाहियत के फुकदान की निशानदेही, अर्ली वार्निंग सिस्टम और इमदादी मालूमात की तरसील नाकाफी करार दी गई है। रिपोर्ट में गुज़श्ता 15 बरसों में सैलाबों से मुल्की मईशत को 50 से 55 अरब डॉलर नुकसान का तखमीना भी लगाया गया है। इसी से मुतालिक मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइए इस रिपोर्ट में मजीद क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि पाकिस्तान को हालिया बरसों के दौरान सैलाब की वजह से मुल्की मईशत को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना है। प्रिसाइजली हम बात करें तो 2010 से 2025 के दौरान पाकिस्तान की इकानमी को तकरीबन 50 से 55 बिलियन डॉलर के लॉसेस हुए हैं और हर साल तकरीबन ऑन एवरेज 3 से 4% ऑफ GDP लॉस हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत को कारोबार तबाह होता है, इंसानी जानें ज़ाया होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क और इसके अलावा लाइफ स्टॉक और ज़राअत के शोबों को नुकसान होते हैं। और ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है हुकूमत पाकिस्तान, इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इश्तराक से, जिसमें UN है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है और बाकी इदारे हैं, उनके इश्तराक से रिपोर्ट तैयार हुई। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में एक बार फिर सैलाब का खतरा मौजूद है क्योंकि 2010 में सुपर फ्लड आया था, 10 बिलियन डॉलर के नुकसान हुए थे। फिर 2022 में एक बड़ा सैलाब आया था जिसकी वजह से पाकिस्तान को तकरीबन 30 बिलियन डॉलर के नुकसान हुए थे। जुनेवा कॉन्फ्रेंस भी हुई थी लेकिन पाकिस्तान को खास मदद नहीं मिली। पिछले साल भी 2.9 अरब डॉलर के लॉसेस पाकिस्तान को हुए हैं। तो अब भी खतरात मौजूद हैं। इस रिपोर्ट के अंदर निशानदेही की गई है क्योंकि मौसमियाती तब्दीली है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इसके अलावा जो दर्जा हरारत है वो मुसलसल बढ़ रहा है और गैर यकीनी के हालात इसलिए हैं कि जो मानसून का सीज़न है उसका कोई आइडिया नहीं होता। तो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ये कह रहे हैं कि तैयारियां करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर, ज़िलाई सतह पर, मकामी सतह पर एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की ज़रूरत है। इसमें फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमतें, तमाम इदारे जो हैं वो सेम पेज पे होंगे तो पाकिस्तान इन कुदरती आफात से निमट सकेगा। अदरवाइज पाकिस्तान को अभी भी नुकसान का खतरा है। एक और अहम बात इसमें यह कही गई है कि पाकिस्तान का जो सैलाब या कुदरती आफात से निमटने का जो मैकेनिज्म है वो ठीक नहीं है। एक रिएक्टिव अप्रोच होती है, तो इसमें कहा गया है कि प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, पहले से इंतजाम होने चाहिए, पहले से माली वसाइल जो हैं वो तैयार करने चाहिए। एक 2026 से 2030 तक की जो डिजास्टर रिस्क फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है उसकी भी बात की गई है। अगरचे NDMA ने कुछ काम किया है इस हवाले से, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म किस्म का जो है अपना प्लान तैयार करना होगा। IMF के साथ भी पाकिस्तान ने 1.4 अरब डॉलर का RSF का यानी मौसमियाती तब्दीली से निमटने का प्रोग्राम साइन किया है। पाकिस्तान को कोई 42 करोड़ डॉलर मिल भी चुके हैं, उस पर भी काम जारी है। लेकिन ये रिपोर्ट अलार्मिंग है। हर साल पाकिस्तान को डिजास्टर का सामना करना पड़ता है, सैलाब आते हैं, बहुत नुकसान होते हैं और अब नया मानसून सीजन शुरू हो रहा है, उससे पहले ये रिपोर्ट कंपाइल हुई है और अब देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या इकदाम करती है। शकील अहमद, आप हमारे साथ और हमारे साथ मौजूद हैं जी शकील। हमारे साथ काशिफ सालिक साहब भी मौजूद हैं, रिसर्च फेलो हैं SDPI के। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो अलार्मिंग किस्म की रिपोर्ट तैयार की है और असेसमेंट अपनी दी है, इस पे वो क्या कहेंगे और किस तरह का पाकिस्तान को स्ट्रेटजी या हिकमत अमली अडॉप्ट करनी चाहिए? काशिफ साहब जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये जो 2025 में भी जब सैलाब आया था उसके अंदर भी यही बात की गई थी कि हम लोग तैयारी करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स तैयारी वो उस लेवल की नहीं हो सकी। लेकिन IMF की तरफ से भी क्लाइमेट रेजिलियंस फंड जो है उसको इजरा किया गया। लेकिन जो जहाँ तक प्लान्स की बात है, हमारे पास प्लान्स बहुत अच्छे हैं। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी भी है, एडेप्टेशन प्लान्स भी हमने बनाए हुए हैं। लेकिन जो मेन कंसर्न है वो ये है कि वो प्लान्स लोकलाइज लेवल पे, जैसे अभी अर्बन फ्लडिंग और ख़ास तौर पे भी ग्लोव्स, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में पाकिस्तान में जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ कर रहा है, तो वहाँ पे ग्लोव जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जो हैं, जो फ्लैश फ्लड्स हैं, उसका बहुत ज़्यादा ख़तरा है। ठीक है, तो वो वहाँ पे सिर्फ अर्बन प्लानिंग और उसके बाद जो उसकी जो रिवर्स जो हैं उनके अंदर जो कंस्ट्रक्शंस हैं उसकी मैनेजमेंट की बात पिछले साल और 2022 के अंदर भी की गई थी, लेकिन वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो अभी क्योंकि प्री मानसून को भी अभी तकरीबन 20 से 25 दिन है, तकरीबन 15 जून के बाद प्री मानसून होता है, लेकिन खदशात अभी से शुरू हो चुके हैं क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत तेज़ी से हो रहा है और वो फ्लैश फ्लड्स का ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख़तरा है।
तो उस सेंस में हमें ये जो तैयारी है, इसमें हमें ऑन बोर्ड करना है, ना सिर्फ के एक फेडरल लेवल पे बल्कि प्रोविंशियल लेवल पे और लोकल लेवल जो गवर्नमेंट्स हैं उनको हम अगर बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सके तो मेरे ख्याल में इस सिचुएशन से हम बच सकेंगे। लेकिन इसमें हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, जिसमें ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बात कर रहे हैं, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है कि ना सिर्फ ये जो आपके रिवराइन एरियाज़ हैं उनकी मैनेजमेंट की बात करी जाए, बल्कि वो कम्प्रिहेंसिव पीपल को लोगों को इंक्लूड करके एक कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच इस्तेमाल करके हम इन फ्लैश फ्लड से बच सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जैनब नईम, भी माहिर माहौलियात हैं, मौसमियाती तब्दीली। उनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान को पिछले कोई 15 साल में तकरीबन 12 बार फ्लड का सामना करना पड़ा है, छोटे बड़े फ्लड आए हैं और बड़े लॉसेज हुए हैं, तो क्या इसकी रीज़न सिर्फ मौसमियाती तब्दीली है या हमारी जो मैनेजमेंट है उसका फुकदान है, हमारी जो तैयारी है उसका फुकदान है? जी, ये 12 सालों से बहुत पहले से ही साइंसदान जो हैं वो वार्न कर रहे हैं कि साउथ एशिया का खित्ता मोस्ट वल्नरेबल है और यहाँ पे बारिशों में तगय्युरात आएंगे और मौ, मौसम में जो ये पैटर्न्स हैं जो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे होंगे आपकी ज़रात को। और उसके बावजूद जो है हम लोगों ने कभी भी प्रोएक्टिवली तैयारी नहीं की। मिसाल के तौर पे अभी जो सैलाब है उनके आने में बहुत ज़्यादा जो उनकी जो बढ़ गई है, यानी वो जल्दी जल्दी आते हैं। पहले उसमें फिर भी कुछ सालों का वक्फा आ जाता है, इसी तरह से हीट वेव्स में भी कुछ वक्फा आ जाता था। तो ये जो इम्पैक्ट्स इस रिपोर्ट में बताए गए हैं वो सिर्फ सैलाब के साथ साथ ओवरऑल मौसमियाती तब्दीली जो कि आपके नॉर्थ से शुरू होते हैं, जहाँ पे ग्लोव सबसे पहले स्टार्ट होते हैं, अपर इंडस बेसिन जिसमें 215 मिलियन लोगों का इस वक्त लाइवलीहुड डिपेंड कर रहा है, ज़राअत डिपेंड कर रहे, इरिगेशन डिपेंड कर रहे हैं, वहां से सैलाबी सूरत हाल शुरू होती है और फ्लैश फ्लड की सूरत अख्तियार करती है। और बीच में फिर आपको ये एक चेंज नजर आता है सैलाबों में, वो ये है कि 2010 के और 2022 के सैलाब ज्यादातर 2010 के सैलाब दरियाई सैलाब थे, 2022 में दरियाई सैलाबों के साथ साथ शदीद बारिशों के साथ सैलाब आए और उस पर एलनीनो और लानीना ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया था, जो पैसिफिक की हवाएं होती हैं, पैसिफिक ओशन की। लेकिन 2025 में ऐसी सिचुएशन नहीं थी और एकदम शदीद बारिश और मौसम भी मानसून से पहले नमी वाला मौसम होता है, नॉर्थ में भी टेम्परेचर बढ़ता है और ग्लेशियर पिघलना शुरू होते हैं। तो इसका मेजर जो रीजन हमने देखा कि वो सैलाब एक तो क्लाइमेट चेंज है ही, लेकिन ऑन ग्राउंड जो दरियाओं पे इंक्रोचमेंट है, कंस्ट्रक्शन हुई भी है, वेस्ट मैनेजमेंट का निजाम नहीं है और जो कॉस्टिंग होती है क्लाइमेट को डेवलपमेंट का हिस्सा, फिस्कल प्लानिंग का हिस्सा बना के जो प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं उनका आउटकम ही नजर नहीं आ रहा। तो हमने अभी तक क्लाइमेट को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया, ना डेवलपमेंट में ना फिस्कल प्लानिंग। आईएमएफ का आरएसएफ आता है, रिजिलियंट सस्टेनेबिलिटी फंड, उसके तहत हमें फेडरल में टैगिंग करनी है और सूबों में टैगिंग करनी है। फेडरल उसको अभी तक टैग कर पाए सिर्फ 6.9% और सूबे जहां एक्चुअल ये क्लाइमेट चेंज होता है वहां से पंजाब 3% टैग किया, बलोचिस्तान केपी सिंध में टैगिंग है ही नहीं। तो आपको पता ही नहीं है कि जो पैसा आ रहा है या जो मौजूद है, जो पीएचडीपी में है पैसा, वो कहाँ लग रहा है, किधर लग रहा है, कैसा लग रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो आप मैप ही नहीं कर पा रहे। फिर प्राइवेट सेक्टर फंड होता है जो हर दफा आपको डिजास्टर आते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं, उसकी मैपिंग मौजूद नहीं है। तो इंटरनेशनली फाइनेंसिंग हो ना हो, पाकिस्तान की अपने क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 के तहत क्लाइमेट चेंज फंड होना चाहिए था, वो नोटिफाई होना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये गवर्नेंस के हमारे बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। देखिए, हमारे साथ ज़ारा हसन एक्सपर्ट हैं एनडीएमए की, वो भी मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं और उनसे ये जानना चाहेंगे कि एनडीएमए के लेवल पे पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की तैयारियां हैं, क्योंकि अगर इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूएन एजेंसीज हैं, वो वार्न कर रही हैं जैसे माजी में फ्लड आए हैं तो आगे भी खतरात मौजूद हैं, तो एनडीएमए की तैयारी क्या है, ख़ासतौर पर वफाक और सूबों को लेकर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के हवाले से जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगी? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी काफ़ी गौर से सुना है, तो इस हवाले से मैं एनडीएमए का जो पर्सपेक्टिव है वो आपके प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपने भी यू हैव आल्सो मेंशन इन द बिगनिंग कि एक रिएक्टिव अप्रोच है। व्हाट आई बिलीव कि नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 2023 में जो इस्टेब्लिश किया गया है,
इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो पूरा मैकेनिज्म है और जो साइकिल है उसको रीडिज़ाइन किया गया है. इट इज़ नो मोर रिएक्टिव, वो भी एक पूरा प्रोएक्टिव मॉडल है. उसमें वी डू नॉट ओनली रिएक्ट टू द डिज़ास्टर बट नाउ वी एंटिसिपेट देम लाइक 6 to 10 months बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिज़ास्टर. मैं अगर आपसे कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं जो कि हमारे पास 2000, बिकॉज आई वाज हियर एट द एनडीएम में सिंस 13 years ago, तो मैंने वो 14 का भी देखा है सैलाब, 22 का भी देखा है और 25 का भी देखा है. 22 में मैम अभी ये शी वाज शेयरिंग सम साइंटिफिक फिनोमेना, वी डू एग्री विद दैट, जिसमें जो आपका एंसो साइकिल है इट प्लेस अ वेरी मेजर रोल. लेकिन उसमें जो लॉसेस थे दे वर राइट अराउंड लाइक 30 billion लॉसेस थे. बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस अर्ली वार्निंग सिस्टम दैट इज बीन डिप्लॉयड इन नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हेडक्वार्टर एनडीएमए में 2025 में, इसी अर्ली वार्निंग की वजह से इट हैज़ कम नाउ लाइक 1.5 billion लॉसेस. मैं ये नहीं कह रही कि जैसे मैम शी हैज़ प्रीटी मच हाईलाइटेड वेरी वेल कि सिर्फ प्रोजेक्शन ज़रूरत नहीं है, अर्ली वार्निंग है, यू हैव सम इश्यूज ऑन ग्राउंड. जरा इसमें एक चीज क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि आपने कहा कि अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है वो डेवलप हो चुका है, तो कितना अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म हमें बताया जाता है कि क्या कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, इसमें आपके पास टाइम मार्जिन कितना है, आप लोगों को बताना चाहेंगी? अथॉरिटी नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के पास अभी अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप हो चुका है और ये अभी पिछले 3 सालों में इतना मिच्योर हो गया है कि हम पूरे साल की 10 महीनों की प्रोजेक्शंस करते हैं फॉर मल्टी हैज़ार्ड एक्सेप्ट अर्थक्वेक. ठीक है, ये इसकी जो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं हो रही बल्कि ये हम ग्लोबली भी जो है, इसके लिए हमारी मोबाइल ऐप भी मौजूद है ग्लोबल डिजास्टर अर्ली वार्निंग की, उसमें भी इसकी सारी प्रोजेक्शंस और वो मौजूद है. अब इस पूरे ये फर्स्ट ईयर है. अब इसका जो सेकंड है दैट इज साइकिल इज द ड्यू, वी कॉल इट डिजास्टर अर्ली वार्निंग, और हम 4 ड्यू इश्यू करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, और एक ड्यू जो होती है वो 3 महीनों पे मुश्तमिल होती है. जैसे कि अभी हम ड्यू 2 में है विच इज बेस्ड ऑन द मंथ्स ऑफ अप्रैल टू जून, और जो ड्यू 3 है वो मूनसून की है. मूनसून की भी हमने पूरी प्रोजेक्शंस इन डिटेल जो है हमने अभी एनडीएमए में पिछले हफ्ते जो है प्री मूनसून कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस भी कराई है. अच्छा, ये चीज़ें सिर्फ एनडीएमए अपने लेवल तक नहीं रखता बल्कि हमारे पास एक डेडिकेटेड विंग है जिसका नाम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, उसके अंदर पीसीसी विंग है, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन सेल. व्हाट वी डू, हर ड्यू इशू करने से पहले हम तमाम ना सिर्फ पीडीएमएस को बल्कि जो भी कंसर्न इदारे हैं, चाहे वो हेल्थ के हों, एजुकेशन के हों, चाहे वो एनएचए हो, उन सबको यहाँ पे दावत देते तो हैं. आपने तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लिया हुआ है. मैं चाहूंगा कि डॉक्टर ज़ैनब नईम को भी हम इसमें शामिल करें. उनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछली बार हमें ये बताया गया था कि जो मॉनसून सीजन के दौरान ऑन एवरेज 23% ज़्यादा पाकिस्तान में बारिशें हुई जिसकी वजह से सैलाब आए, तबाही हुई. तो आप एक्सपर्ट हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, आप बता सकती हैं कि इस बार प्रोजेक्शंस क्या हैं? आपने कोई डाटा देखा, कोई रिपोर्ट्स, कोई आपने जायजा लिया है कि इस बार बारिशों की क्या सूरत हाल है, पहले से ज़्यादा होंगी या कम होंगी? अच्छा, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं. एक, अगर मैं ग्लोबली बात करूं, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके मुताबिक तो इस साल प्रोजेक्शन है एल नीनो और सुपर एल नीनो की प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि ये आएगा ही आएगा, लेकिन 60 to 80% प्रोबेबिलिटी है कि ये जुलाई के बाद सुपर एल नीनो पीक कर जाएगा, जिसमें गर्मी शदीद होती है और वेट बल्ब की सिचुएशन बनती है, यानी नमी की वजह से अगर 40 डिग्री है तो 45 डिग्री फील होता है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बारिशें नहीं होती. ये मूनसून के साइकिल्स के बजाय मूनसून बर्स्ट होता है, यानी क्लाउड बर्स्ट अचानक हो गया, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और फ्लैश फ्लड की सूरत हाल वहां पे क्रिएट हो गई. पिछले साल भी हमने देखा था, लेकिन पिछले साल तो 12 स्पेल्स थे. तो इसी चीज को रीइंफोर्स किया एनडीएमए ने भी कि इस दफा जो है बारिशें जो है वो प्रिडिक्टेड हैं. गर्मी भी ज्यादा प्रिडिक्टेड है लेकिन बारिशें भी ज्यादा प्रिडिक्टेड है. और मैं अप्रिशिएट करूंगी एनडीएमए का डिजास्टर रिस्पॉन्स वाकई बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है. लेकिन हमारा जो मसला है वो है एडेप्टेशन प्लानिंग. हमारे प्लान्स, जो अभी डॉक्टर काशिफ भी बात कर रहे थे, प्लान्स मौजूद हैं. अब हमें पता है बारिशें तेज होती हैं तो हमें शहरों के ड्रेनेज प्लान्स को अपग्रेड कर लेना चाहिए. जाहिर है कराची जैसा शहर 50 मिलीमीटर से ऊपर बारिश बर्दाश्त ही नहीं कर सकता. फिर हाउसिंग सोसाइटीज के प्लान्स क्या हमने मंगवाए हैं, हम क्यों अलाउ कर रहे हैं बनती जाएं. दरियाओं के अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है, सारा वेस्ट उधर जा रहा है. तो सैलाबी सूरत हाल जो बिगड़ती है ना, वो ऐसे नहीं बिगड़ती कि अचानक बारिश हो गई सैलाब आ गया. वो बिगड़ती है ऑन ग्राउंड, जो आपकी तैयारी मौजूद
नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आता है वो आता है किसानों पे। अब किसान को उसको पता है कि फसल सड़ रही है, हार्वेस्ट का सीजन है, अचानक बारिश शुरू हो गई, उसको ये कटाई आपने करनी है बहुत तो अच्छी वो चीज तो पॉइंट तबाह आउट की होगी। है कि पाकिस्तान के अंदर जो अर्बन फ्लडिंग है उसका एक नया फिनोमिना है। अब देखा है कि हमने रावलपिंडी हो, लाहौर हो, कराची हो, हमारे बड़े शहर जो हैं वहां पे जब फ्लड सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है तो गाड़ियां तैर रही होती हैं पानी में, लोगों को बहुत ज़्यादा डैमेजेस होते हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। मैं काशिफ सालिक साहब से ही पूछना चाहूँगा कि जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली जो किसान हैं, ज़रूरी शोबा है और फिर ख़वातीन हैं, इसमें बच्चे हैं, जब फ्लड आता है तो सबसे ज़्यादा ये मुतासर होता है, इंसानी नुकसान भी होता है जानों का। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? और सेकेंडली साथ ये भी बताइएगा कि हमें फ्लड की सूरत हाल से बचने के लिए क्या कोई अपने तौर पर वफाकी सूबाई हुकूमतों को एक फंड, एक पूल क्रिएट करना चाहिए कि ये फंड जो है इमरजेंसीज के लिए हों और सिर्फ फ्लड या कोई भी कुदरती आफत है उस पर खर्च हों? जी बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा जो एनडीएमए की रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी बात को थोड़ा सा एलेबरेट करने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे उनके प्लान्स अगर आप उनके देखें भी और प्रोविजनल लेवल पे भी जाके एनडीएमएस को देखें तो वहाँ पे बड़े अच्छे सेटअप्स हैं और बड़ी प्रोजेक्शंस निकलती हैं। लेकिन चैलेंज जो है वो है कम्युनिकेशन का, कि ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है कम्युनिटीज़ तक कैसे पहुँचेगा, फार्मर तक कैसे पहुँचेगा, वो कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं अभी तक अंडर डेवलप्ड हैं। वो उसकी वजह से जो अगर वाटर शॉर्टेज भी है या एक्सेसिव फ्लड्स हैं या रेनफॉल, फ्लैश फ्लड्स या हाई इंटेंस रेनफॉल हो रही है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है फार्मर्स तक नहीं पहुंच रही। कॉन्फ्रेंसेस बहुत हो रही हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अपर लेवल पे, लेकिन डाउन जब कम्युनिटीज़ की बात करते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी वीकनेसेस हैं, जो कि मेरे ख्याल में यूनियन काउंसिल क्या वो आपकी तहसील, कम से कम तहसील लेवल पे आपके प्लान्स जो है वो अर्ली वार्निंग के सेटअप्स भी होने चाहिए और प्लान्स भी डेवलप होने चाहिए। जहाँ तक की बात ये है कि एक पूल डेवलपमेंट फंड का एक पूल बनाया जाए। ऑफ कोर्स ये पीछे 2025 में फ्लड में जब बात हुई थी और प्राइम मिनिस्टर ने वो एक एक्शन कमेटी भी बनाई थी जो कि 2026 के फ्लड्स के ऊपर एक प्लान डेवलप करेगी। और वो हमने देखा कि एक शॉर्ट टर्म 2 से 3 पेजेस का एक प्लान भी था जहाँ पे ज़्यादातर इंजीनियरिंग सोल्यूशन की बात की गई हुई थी कि हम करेंगे, लेकिन इतने मैसिव लेवल पे फ्लड आता है जहाँ पे इंजीनियरिंग जो है वो सोल्यूशन जो यानी कि इम्बैकमेंट्स रिवर्स पे बना दी जाएँ और इस तरह की चीज़ें कर दी, वो सॉल्यूशंस जो हैं वो इतने कामयाब नहीं हैं। कामयाब सॉल्यूशंस ये हैं कि फ्लड्स ने तो आना है, कम्युनिटीज़ को एक तो आपने वल्नरेबल एरियाज से आइडेंटिफाई करने हैं, उनसे उसको डिस्प्लेस करना है, और उनके लिए जो डिस्प्लेसमेंट या रिलीफ कैंप्स हैं वो पहले से प्री स्टैब्लिश्ड हों ताकि उनकी डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे सब चीज़ें, पैसे चाहिए, मनी चाहिए। जो ये एक टग ऑफ वॉर है बिटवीन फेडरल एंड प्रोविजनल के पैसे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, ये चैलेंज जब हम उसको फ्लड के लिए कोई अगर हम फंड बनाने की कोशिश करेंगे तो एनएफसी में या कहाँ से किधर पैसे आएंगे, तो एक मेरे ख्याल में ये भी आपने ये बहुत काफ़ी अच्छी बड़ा चीज़ पॉइंट आउट की है कि हमें जो फंड ये क्रिएट करना है और जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और उसके बारे में पूछना चाहूँगा ज़ारा हसन से कि हमारे जो पीएसडीपी में या सूबाई जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी अब आईएमएफ ये कह रहा है कि आप इस रिपोर्ट में भी इवन मेंशन किया गया है कि जो डेवलपमेंट फंड्स हैं और उनके अंदर ये चीज़ मद्देनज़र रखी जाए कि जो क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको भी पॉइंट आउट किया जाए और उनके लिए भी फंडिंग रखी जाए। तो एनडीएमए ने हुकूमत को या अपने तौर पर क्या चीज़ें प्रपोज की हैं कि जो भी नया प्रोजेक्ट हो उसमें क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए? बिल्कुल, ये जो बाकी दो मेहमान हैं इन्होंने बहुत चीज़ें अच्छी पॉइंट आउट की हैं। मैं इसमें सबसे पहले ये ऐड करना चाहूँगी कि बिल्कुल एनडीएमए सिर्फ अर्ली प्रोजेक्शन नहीं बल्कि पूरा हमारा एक रिस्पांस का भी साइकिल है। वी आल्सो बिलीव इन लास्ट माइल कनेक्टिविटी। उसके लिए मैं रिसेंटली अभी अगर आप हुकूमत के हवाले से पूछ रहे हैं तो अभी हमारा रिसेंटली जो प्रोजेक्ट जो टेकअप हुआ है दैट इज़ ग्लोव से रिलेटेड। अभी जिस तरह मैडम ने भी अर्ज किया है कि दिस ईयर वी विल बी हैविंग एल नीनो सिचुएशन जिसमें आपके पास जो टेम्परेचर यानी कि पैसिफिक ओशन में जो है यू हैव राइज इन टेम्परेचर विच ऑल्सो लीडिंग टूवर्ड्स दी वार्मर विंड्स और एयर टूवर्ड्स दिस एरिया ऑफ द पाकिस्तान और साउथ एशियन रीजन। तो जिसकी वजह से हमारे नॉर्थ में इस दफ़ा जो टेम्परेचर है वहाँ पे दर्जे हरारत जो है वो ज़्यादा रहेगा जिसकी वजह से ग्लोव के इंसिडेंट होंगे, प्लस आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के स्पेल्स आएंगे जिसकी वजह से जो वेस्टर्न साइड में जो जितने भी रिवर्स हैं, नलाज हैं, लोकल नला हैं, वहाँ पे दुनियानी का खतरा है। तो वी विल बी हैविंग दिस ईयर नर्दर्न साइड में आपकी सिचुएशन जो है एंड देन वी माइट एक्सपेक्ट द
monsoon burst or the localized event in the form of the cloud burst, तो इस तरह के localized event होंगे। तो अभी एनडीएम में भी इसी अच्छा मॉडल ज़रा में आपने ये बताया गवर्नमेंट हमें को कि जैसे आपने ये बताया अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है, एटलीस्ट हम 10 मंथ 8 मंथ का बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो एनडीएमए के बिहाफ पे आप बता सकती हैं हमें कि इस मॉनसून सीजन या साइकिल के दौरान पाकिस्तान को किस किस्म के खतरात का सामना है और उसकी तैयारी क्या है इस वक्त? इसमें सबसे पहले तो हमने जो ड्यू टू इशू किया जिसमें अभी करंटली मौजूद है, इसमें अभी हीट वेव के स्पेल्स हैं। हीट वेव अभी जो है आपने देखा होगा कि जो सदर्न पंजाब से जो अपर पार्ट ऑफ द सिंध है, अभी यहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो 45 से 50 तक जा चुका है। वन ऑफ दिस फैक्टर जो कि ड्यू टू में है, इट विल प्रिवेल टिल द एंड ऑफ द जून। और इस दफ़ा जो मानसून का आगाज़ है वो भी एक हफ्ता पहले होगा जैसा लास्ट ईयर भी हुआ था, क्योंकि अभी हमारे पास मानसून का आगाज़ जो है वो इंडियन सदर्न साइड पे जो है उसका ऑनसेट हो चुका है। देन इसमें जो मानसून जो इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट करें ड्यू 3 में, डिजास्टर वार्निंग 3 में, जैसा मैंने अर्ज किया, बिकॉज ऑफ द एल नीनो कंडीशन जो कि अभी न्यूट्रल फेज में है, बट इट इज़ गोइंग टू मिच्योर इन द कमिंग जो मानसून की पीरियड में ये मजीद मिच्योर हो जाएगी। और जैसे मैम ने टर्म यूज़ किया है, जैसे सुपर एल नीनो है, जैसे आपके ओशन में जो टेम्परेचर है अगर इट रिसाइड्स टिल इट स्टेज टिल विद इन 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द सिचुएशन ऑफ एल नीनो। और ये जब इससे बढ़ेगा बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक अच्छी चीज पॉइंट आउट अभी से कर दी है कि पाकिस्तान में इस बार फिर जो मॉनसून है वो अर्ली स्टार्ट होगा, एटलीस्ट एक वीक जो है अर्ली होगा। तो एक खतरात पाकिस्तान के लिए मौजूद हैं, हमेशा की तरह फ्लड जो पिछले सालों में आए हैं तो इस बार भी खतरात मौजूद हैं, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए ताकि नुकसानात कम से कम हों। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का, और अब ओवर टू स्टूडियो बैक। शकील अहमद और दीगर